नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बाराबांकी के दौलतपुर पहुंचे सीएम योगी, खेती की बात खेत पर सम्मेलन में हुए शामिल। नवादा राजौली में सीएम नीतीश का निरीक्षण दौरा, फुलवरिया डैम में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की समीक्षा। भावनगर में बेरोजगारी से परेशान युवक ने फ्लैट से कूदकर दी जान। कटिहार में युवक को बंधक बनाने पर हंगामा, पुलिस ग्रामीणों में झड़प। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बदलने की तैयारी, 14 दिसंबर को होने वाला है बड़ा फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ जैतपुर के दौलतपुर गांव में खेती की बात खेत पर सम्मेलन में शामिल हुए। पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदेश भर से हजारों किसान इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कृषि स्टॉल्स, आधुनिक तकनीकी की प्रदर्शनी, ये सारी चीजें वहां लगी थी, जिसका निरीक्षण योगी आदित्यनाथ ने किया, जैसा तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान पाठशाला का शुभारंभ किया। उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। पंडाल में जितनी भी प्रदर्शनी लगी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका अवलोकन किया। बाराबांकी में आयोजित किसान कल्याण मिशन के तहत कृषक पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी अन्नदाता किसानों से मैं कहूंगा कि आप खेती में कुछ नया करें। हर किसान एग्रीकल्चर, सब्जी की खेती, ऑर्गेनिक खेती, डेयरी में कुछ न कुछ नया कर रहा है। कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए समय पर खेती, अच्छी बीज और समय पर देखभाल हो तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आप सुन रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के लिए खुशहाली के साथ प्रदेश के विकास और विकसित भारत के निर्माण में किसानों का सहभाग लेना चाहती है और सरकार सहयोग भी देना चाहती है। सुनिए। अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी देश से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर नवादा से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा पहुंचे। नवादा जिले के राजौली में कई स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी आदेश निर्देश भी दिए। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजौली में चिरैला स्कूल के समीप कार्यस्थल पर पहुंचे थे, जहां जीविका दीदियों से उन्होंने संवाद किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजौली में औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित 220 एकड़ वाले भूभाग की जानकारी भी लेने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजौली के फुलवरिया में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। यह बिहार का अनूठा सोलर पावर प्लांट है। डैम के पानी के नीचे मछली पालन किया जाएगा, जबकि डैम के पानी के ऊपरी सतह पर तैरता हुआ सोलर के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह हरित ऊर्जा मिशन के दृष्टिकोण से अहम दौरा माना जा रहा है। ऊर्जा विभाग के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। सुनिए। ये बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है फुलवरिया डैम में, और इससे कुल 1,60,00,000 यूनिट साल भर में पैदा हो रहा है। कब तक ये आपका तैयार होगा सर? ये इसका जनवरी 2026 में बन करके इसका तैयार होना है, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ा अभी स्लो है, तो 1 से 2 महीने और लगेंगे। अप्रैल तक इसके आने की संभावना है।
अप्रैल 2026 तक। यहाँ से कहाँ जाएगी सर? यहाँ से बिजली रजौली ग्रिड में चली जाएगी और आसपास के क्षेत्रों को 10 मेगावाट की बिजली यहाँ से आपूर्ति की जाएगी। जी सर, अपना परिचय साहब। मैं कार्यपालक विद्युत कार्यपालक अभियंता ऊर्जा विभाग से बोल रहा हूँ, राकेश कुमार। धन्यवाद। विजयराजनगर में एक व्यक्ति ने बेरोजगारी की वजह से फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये मामला चौंकाने वाला भी है और हैरान कर देने वाला भी है। भावनगर शहर में एक और बेरोजगार व्यक्ति ने शहर के विजयराजनगर इलाके में जीन दर्शन फ्लैट की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। शहर के विजयराजनगर में जीन दर्शन फ्लैट में रहने वाले सांध्वी अजय भाई चतुर्भुज भाई काम न मिलने के कारण पिछले 4-5 महीनों से मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे और फ्लैट की ऊपरी मंजिल से गिरने से गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अजय भाई संघवी नाम के एक ज्वेलरी आर्टिस्ट जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, जीन दर्शन फ्लैट की छत से कूदकर इन्होंने आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के विनोदपुर पंचायत स्थित चुरली घाट में एक युवक को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। अब जब उसे बंधक बनाया गया तो उसे छुड़ाने पुलिस पहुंची, जिनके साथ ग्रामीणों ने झड़प कर दी। जिस तरीके की तस्वीरें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये जो झड़प का मामला सामने आया है, पुलिस पहुंची थी मामले को शांत कराने के लिए और ग्रामीण जो है वो पुलिस से ही भिड़ गए। चंदवा चौक के पास ट्रैक्टर और पिकअप की हल्की टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक और उसके परिजनों ने बिजली मिस्त्रियों से मारपीट की। इसी दौरान बिजली कर्मी श्रवण कुमार को पकड़कर ग्रामीण चुरली घाट ले जा रहे थे और बंधक उसे बना लिया था। जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंची और जब युवक को जीप में बैठाकर ले जाने लगी तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस से ही हाथापाई पर उतारू हो गए। तनाव बढ़ने से कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को मुक्त कराया। एसएसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि बंधक बनाने और पुलिस से मारपीट करने को लेकर 2 अलग-अलग कांड दर्ज कर दिए गए हैं। आरोपियों पर कार्यवाही के लिए छापेमारी की जा रही है। जी, चुरली घाट के पास जो रोहतक थाना अंतर्गत आता है, हमारी 112 की टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट के चलते एक व्यक्ति को वहाँ के ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। तो जो हमारी 112 की टीम है वो वहाँ रश करती है और साथ में पीछे से फोर्स और भेजा जाता है। उसी क्रम में उस व्यक्ति को जब बंधक को छुड़ा के थाना लाया जाता रहता है तो ग्रामीण कुछ उत्तेजक हो जाते हैं और वो लोग उसको छुड़ाने के क्रम में पुलिस से भी उलझ जाते हैं। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा वादी के बयान पे कांड दर्ज किया गया है। साथ ही साथ एक कांड पुलिस पदाधिकारी के बयान पे दर्ज करके छापेमारी की जा रही है। जल्दी ऐसे उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, बड़ी खबर है और ये खबर है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब ये जो बैठक है ये शुरू हो गई है और इस पूरे बैठक में जल्द ही निर्णय हो सकता है कि किसे नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी के तमाम सांसद विधायक इनको आदेश दिया गया है। 14 दिसंबर को लखनऊ में रहने के आदेश इन्हें दिए गए हैं। 14 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और जानकारी की माने तो बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी, जी हाँ, जिनकी तस्वीर देखिए सामने आई है, बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जी आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि महाराजगंज से 7 बार के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 14 दिसंबर को फाइनल हो सकता है कि कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल इन्हीं का नाम सामने आ रहा है, पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यूपी की कमान सौंप सकती है। हालांकि अभी तक फाइनल जिस तरीके से अपडेट है वो नहीं आई है इस पूरे मामले पर, लेकिन आगे भी इस मामले पर क्या अपडेट निकल कर आती है राष्ट्रीय समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा।
खबर गोवा से है। गोवा पब अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मामले में तेजी लाने के लिए सीबीआई की टीम जल्द ही थाईलैंड के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई और इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया है कि गोवा पुलिस अब थाईलैंड नहीं जाएगी, बल्कि पुलिस की टीम दिल्ली पहुंचेगी। सीबीआई अधिकारी थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लेकर आएंगे, जिसके बाद दिल्ली में गोवा पुलिस उनकी गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी कर उन्हें गोवा लेकर जाएगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम सोमवार को बैंकॉक पहुंच सकती है, जिससे इस हाई प्रोफाइल केस में आगे की कार्यवाही तेज करने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही दिन पहले गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में पब में एक भीषण आग लगी थी और भीषण आग लगने के मामले में 25 लोगों ने जान गंवा दी, जिस मामले पर सरकार जो है लगातार घिरती जा रही है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कार्यवाही तेज कर दी गई है। न सिर्फ गोवा बल्कि मुंबई में भी कार्यवाही जारी है। अब इस मामले पर आगे क्या अपडेट निकलकर सामने आता है, इस पर निगाहें टिकी हुई है। मरीन ड्राइव पुलिस ने एक लंबी और जटिल जांच के बाद करोड़ों की ज्वेलरी चोरी करने वाले नौकरानी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला की देखभाल के बहाने घर में काम करने वाली आरोपी अर्चना सुनील साल्वी ने मौके का फायदा उठाकर 3,56 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली थी और फरार हो गई थी। पुलिस ने लगातार 8 महीने तक मानवीय और तकनीकी स्तर पर जांच जारी रखी और आखिरकार अर्चना को कल्याण से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चोरी की गई ज्वेलरी का वजन करीब 1437 ग्राम बताया जा रहा था, जिसमें 1249 ग्राम यानी 1,27,31,31,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। आरोपी कुछ महीनों के लिए देखभाल के नाम पर काम पर रखी गई थी और चोरी के तुरंत बाद काम छोड़कर भाग गई थी, जिससे जांच और चुनौतीपूर्ण बन गई। पुलिस ने 4 संदिग्धों से पूछताछ की थी, जिसके बाद अर्चना पर शक गहराया। जांच में सामने आया कि चोरी लालच में की गई थी और उसने अलमारी से नकद और चाबियां भी चुराई थी। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था, क्योंकि आरोपी को लेकर सुगंधा नाम की एक अन्य नौकरानी ने नाम जो है वो सुझाया था। डीसीपी प्रवीण मुंडे ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है और कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पुलिस टीम की धैर्यपूर्ण और तकनीकी जांच की बदौलत आरोपी तक पहुंच संभव हो सकी है। 27 जुलाई 2025 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ये थेफ्ट का जो मामला है वो दर्ज किया गया था 306 बीएनएस के अंतर्गत। लगभग अप्रैल 2025 से 26 जुलाई 2025 तक ये वारदात कब हुई इसकी कोई जानकारी कंप्लेनेंट को नहीं थी। तो लगभग 4 महीने के इस पीरियड में कभी तो भी उनके घर में से ये सब सोना, जेवर और डायमंड्स जो है वो चोरी हुए थे। लगभग 1470 ग्राम के और 3.5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी वैल्यू है 3.57 करोड़, इस वैल्यू के ये जेवरात चोरी हुए थे। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की टीम ने जुलाई से लेके दिसंबर तक इस पे काफ़ी मेहनत की और ह्यूमन और टेक्निकल जो एविडेंसेस है उस पे वर्कआउट करते हुए अर्चना साल्वी नाम के इस महिला आरोपी को अरेस्ट करके इस 3.5 करोड़ में से लगभग 1.26 करोड़ का जो सोना और डायमंड से वो जब्त किए हैं। देखा जाए तो ये वैल्यूएशन का डिफरेंस है, अदरवाइज ग्रामेज में हम जाएंगे तो 1470 में से 1280 ग्राम तक का जो सोना और डायमंड से वो रिकवर किया गया है। खबर बदलापुर से है। बदलापुर दरगाह इलाके में ईडी ने बड़ी छापेमारी की। दरगाह इलाके में वाहनों के जमावड़े से लोगों में हड़कंप मचिया। अचानक वो तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं। पहले तो जानकारी ये थी कि किसी को भी पता नहीं चला कि ये जो छापेमारी जो है वो कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वाहनों का जमावड़ा लगता चला गया वैसे वैसे कुछ ही देर में पता चला कि ये जो कार्यवाही है ये ईडी द्वारा ही की जा रही है और ये बड़ी कार्यवाही देखिए की गई है। बताया जा रहा है कि बदलापुर में ये बड़ी कार्यवाही की गई, तैनाती देखे की गई वहां पर सुरक्षा कर्मियों की और उसके बाद ये बड़ी छापेमारी की गई है। जो इलाका है वो बदलापुर का बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ी कार्यवाही से जुड़ी जानकारी सामने आई। लखीसराय में केउल नदी के अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ डीएम और एसपी के नेतृत्व में संयुक्त कार्यवाही की गई। तेतरहन
चानन और किऊल थाना क्षेत्र में विशेष कार्यवाही के दौरान दर्जनों अवैध वाहन पकड़े गए हैं, जिनकी जांच जारी है। मौके पर कई थानाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इस कार्यवाही के दौरान बालू माफियाओं ने बीच सड़क पर बालू गिराकर कार्यवाही रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने किसी तरह की बाधा को नाकाम कर दिया। डीएम मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि यह कार्यवाही अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए की गई है, जबकि एसपी अजय कुमार का कहना था कि इस बड़ी कार्यवाही के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। के लिए हम लोग जितने भी जो घाट क्षेत्र हैं, जैसे थाना का है, चानन का है, पुल का है, तो पूरे हम लोग जितने भी सभी घाटों पर हम लोग गहन छानबीन किए, छापेमारी किए गए। वहाँ हम लोगों को कुछ तो मिला नहीं। एक रास्ते में कुछ ट्रैक्टर गिरा कर भाग गया। हम लोग फिर पीछा करते हुए फिर इधर आए तो कुछ ट्रकें यहाँ से ओवरलोडेड नजर आए हम लोग को। तो हम लोग इसको अभी माइनिंग भी साथ में हम लोग हैं, इसको अभी हम लोग डिटेन करके हम लोग इसको जाँच करवा रहे हैं दमकटा में, और उसके हिसाब से अपना कार्रवाई करेंगे। खनन का जो कारोबार है उसमें अवैध तत्व ना आए, उसमें अवैध माइनिंग ना हो, उसमें अवैध परिवहन ना हो, उसके लिए एहतियात के तौर पे बीच बीच में जांच की जाती है। आज पूरे पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों ने छापेमारी की है। घाट पर उसमें कोई गाड़ियां नहीं थी। कुछ जगह घाट पर देखा गया कि जो ट्रैक्टर या कोई भी छोटी गाड़ियां रहती हैं, उस जगह ट्रैक्टर बालू गिरा के चला गया था, रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। उसका थोड़ा पीछा भी किया गया, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी उस समय नहीं मिली थी। और ये पता चला कि देर रात को कुछ गाड़ियाँ निकलती हैं, तभी मेन रोड पर भी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं। कुछ ट्रकों में भी देखा गया कि ओवरलोड की शिकायत अभी मिल रही है। हम लोग भी यहाँ धर्मकांटा में चेक करा रहे हैं। जैसा जांच में निकलेगा ओवरलोड का, अगर शिकायत मिलती है और ये प्रमाणिक शिकायत होती है तो इन गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कई थाना क्षेत्र का भी भ्रमण किया गया है सर। जी, हम लोगों ने यहाँ तितरहट थाना, किऊल के साइड में और चानन थाना का सुदूरवर्ती अंदर क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया है। नदी किनारे का इलाका है उसको भी चेक किया है, और अवैध बालू खनन ना हो इसको इंश्योर किया गया है। साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्नाव जनपद के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के देवगांव में शुक्रवार को बिजली विभाग की टीम पर उपभोक्ता परिवार द्वारा बड़ा हमला कर दिया गया और ये मामला सामने आया है। जानकारी की माने तो दिग्पाल, उनके भाई सुरेश और उनके साथी गोविंद ने अचानक लाठी डंडों से विभागीय टीम पर हमला बोल दिया। हमले में संविदा कर्मचारी हिमांशु, रंजीत और वरुण घायल हो गए। वहीं सकरा लाइनमैन रामदीन ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि टीम के साथ मारपीट, जाति सूचक गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। खबर नालंदा से आ रही है, जहां 8 दिसंबर को गायब महिला का शव गया जिले के सोन पहाड़ पर से बरामद किया गया है। सोरेन पहाड़ से बरामद किया गया है, माफ कीजिएगा। शव की हालत काफी शत विक्षत अवस्था में बरामद की गई है। पति नीतीश कुमार ने बताया कि महिला की गला रेतकर उसके चेहरे को ईंट पत्थर से कुचल दिया गया। उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया ताकि शव की पहचान न हो पाए। पति ने बताया कि उसका किसी से कोई वाद विवाद नहीं था। पत्नी की हत्या का शक एक सहेली के ऊपर लगाया गया है, जिसके साथ मृतक का ममता कुमारी की गहरी दोस्ती बताई जा रही है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के मायके में मातम छा गया है। फिलहाल पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महिला का शव गया जिले से बरामद हुआ है। इसलिए गया जिला और नालंदा जिले की पुलिस संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बॉडी प्राप्त हुआ सोरेन पहाड़ पर, गया जिला। बॉडी देखकर क्या कुछ आशंका लगी, कैसे मौत हुई? बॉडी देख के दर्दनाक मौत है। मतलब पत्थर से माथा को चूर दिया गया है और गला को काट दिया गया है छुरी से। तेजाब है, जो चेहरा पर तेजाब दे दिया गया है। कहाँ के लिए निकले थे वो? निकले थे मार्केट गद्दा बनवाने के लिए। कैसे दुश्मनी तो ऐसे जानकारी नहीं है कि दुश्मनी, मगर बिना दुश्मनी के तो उनको कोई मार नहीं सकता है। दुश्मनी तो है, इसके पीछे तो है दुश्मनी। प्रिया मैडम। कौन थे वो? मम्मी की फ्रेंड थी। क्या कुछ दोस्ती थी? दोस्ती रहता था कि वो हमेशा कपड़ा लाने जाती थी तो मम्मी को कॉल करती थी, तो मम्मी जाती थी तो उनको सब कपड़ा वगैरह लेती थी। तो कॉल बात
हाँ, संडे को फ़ोन आया था तो हम सुभाष पार्क घूमने आए थे पापा के साथ। तो कॉल किए थे कि मम्मी नहीं है, तो हम बोले कि मम्मी नहीं, हम दूसरा जगह आए हुए हैं, जो घर जाएंगे तो बात करा देंगे मम्मी से। तो वो बोली ना कि आज तो मार्केट नहीं हो पाएगा। वो मार्केट में आई हुई भी थी, जो आज तो मार्केट नहीं हो पाएगा, लेकिन कल मम्मी को भेज देना। किस लिए बुलाती थी? कपड़ा लेने, उनको कपड़ा ही नहीं लेने आता था, मतलब जो बोलती थी कि बढ़िया देख के ले लीजिएगा। खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र के रामबाग के समीप NH 227 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जानकारी सामने आ रही है कि बस और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में दोनों चालक की जगह पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटनास्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा है। हादसे में घायल लोगों को बस से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और उसे देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पटना जिले के बिहटा स्थित पटना IIT परिसर में 4 दिवसीय 14वें इंटर IIT टेक मीट का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस दौरान IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह मौके पर मौजूद थे, जहां इस टेक मीट में देश भर के 23 IIT से आए 2000 बच्चे शामिल हुए। वहीं उद्घाटन के बाद पटना IIT के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान को उनका सम्मान किया। साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। बता दें कि राज्यपाल बनने के बाद पहली बार वो IIT पटना के बिहटा परिसर पहुंचे थे। इधर उद्घाटन के मौके पर बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि पहली बार IIT पटना में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी पर किस तरह से काम किया जाए इस पर कार्यक्रम होगा और देश भर के 23 IIT के बच्चे शामिल होंगे। उन सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। ऐसा ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता रहे, बिहार का नाम रोशन होता रहे, यही मेरी इच्छा है। सूरत शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भिस्तान क्षेत्र की पुलिस ने रात भर कॉम्बिंग कर आसपास के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में सघन जांच की। DCP, ACP, PI समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान मोबाइल स्नैचर, बाइक और चोर, मारपीट के पुराने आरोपी सहित संदिग्ध व्यक्तियों की हिस्ट्री को चेक किया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अटकायती कार्यवाही भी की है। शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगामी 31 जनवरी को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस ने शहर के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इन इलाकों की बात की जाए तो सिटीलाइट से लेकर वेसू, अल्थान, उमरा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई दुकानों पर छापेमारी की गई। खासकर पान की दुकानें इसमें शामिल थी। पुलिस ने खास तौर पर उन दुकानदारों पर निगरानी रखी है जो पान की दुकानों पर हाइब्रिड गांजा सेवन में उपयोग होने वाले गोगो पेपर बेचते थे। SOG पुलिस की टीम ने दुकानदारों को कड़ा चेतावनी पत्र दिया और उन्हें कान पकड़वाकर सख्त हिदायत दी कि वो इस प्रकार की बिक्री तुरंत बंद कर दे। इस कार्यवाही के दौरान कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की तस्करी और अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए नियमित निगरानी जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।